Hello students, welcome in Dynamic Studies. Now today we will discuss about the OSI model, that is a very important model. But before this you please subscribe my channel, and also you can go in description box of this video and click on computermock.blogspot.com and also click on study material. जब आप होम पे जाओगे तो वहाँ पे स्टडी मटेरियल और भी बहुत सारी टाइप आएंगी। आपने स्टडी मटेरियल पर जाना है। स्टडी मटेरियल पे जाके आपको यू कैन गेट PDF इजीली। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द OSI मॉडल. What is the OSI model? The full form of OSI model is Open System Interconnection. Open System Interconnection. It is a 7-layer model. 7-layer model. Okay. Or which are these 7 layers? These 7 layers are, first layer is physical layer. First is a physical layer. Okay. Second layer is data link layer. Data link layer. And third is network layer. Network layer. Fourth is transport layer. Transport layer. Okay. And fifth is session layer. Sixth is presentation layer. Presentation layer. And seventh is the uppermost layer, that is the application layer. That is application layer. Each and every layer has its own responsibility and own work. Okay, so physical layer is the lower layer and the application is the uppermost layer. Okay, so it is sorted by bottom to top. Okay, so now we will discuss about the working of these layers. Each and every layer has its own responsibility. Each and every layer use its own data. Data means कुछ layers मतलब कि पैकेट यूज़ करती है, कुछ लेयर अपना फ्रेम यूज़ करेगी, कुछ लेयर अपना 0101 वाला कोड जो बाइनरी कोड जिसे हम कहते हैं वो यूज़ करेगी। कोई लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, किसी लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करके डाटा को सेंड करना है, किसी की राउटिंग देना है, सही राउटिंग सही पाथ जो है डाटा को देती है, कोई लेयर कोई काम करती है। ऐसे ऐसे अब हम 1 बाय 1 सभी के सभी लेयर्स का वर्किंग भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि देखिए, अगर कोई भी मान लीजिए ये सेंडर साइड है, ओके, ये सेंडर साइड है और यहाँ पे एक रिसीवर साइड होगी, रिसीवर साइड। मान लीजिए यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे कोई यूजर है, तो यूजर तो सिर्फ एप्लीकेशन लेयर के साथ ही इंटरेक्ट करेगा ना, क्योंकि वो इंटरनल पार्ट से तो इंटरकनेक्ट कर ही नहीं सकता। कैसे करेगा? यहाँ से तो इंटरेक्ट नहीं कर सकता ना। ये तो ये वाला डाटा होता है जो कि वेव्स की फॉर्म में चल रहा होता है, हमें नहीं मालूम, हमें दिखता भी नहीं है कि यहाँ कहाँ पे है ये। हम तो सिर्फ अपनी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, अपना ऐप यूज़ करते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप को यूज़ करने के बाद आप क्या करते हो, डाटा यूज़र यहाँ से अपने ऐप के थ्रू सेंड कर देता है। उसके बाद यूज़र को नहीं पता कि क्या होता है डाटा के साथ, कैसे वो एक जगह से अपनी एप्लीकेशन के थ्रू किसी रिसीवर की एप्लीकेशन पर पहुँचेगा। अगर ये व्हाट्सएप मैसेज है तो रिसीवर के भी व्हाट्सएप पे ही जाना चाहिए, फेसबुक पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपने जो ऐप यूज़ किया है, रिसीवर भी उसी ऐप के थ्रू यह डाटा रिसीव करे। तो ये सारा का सारा काम कौन करता है? ये सारे का सारा काम पहले OSI मॉडल करता था, लेकिन अब कौन करता है? TCP/IP मॉडल करता है। ठीक है, तो रिसीवर साइड भी सभी के सभी यही लेयर होगी। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर होगी ऊपर, अपर मोस्ट लेयर, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर होगी, फिर सेशन लेयर होगी, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, नेक्स्ट नेटवर्क लेयर होगी, नेटवर्क, ठीक है, डेटा लिंक लेयर होगी, नेक्स्ट लेयर होगी फिजिकल। फिजिकल मतलब कि ये बॉटम लेयर है और ये टॉप मोस्ट लेयर है। और सिर्फ एप्लीकेशन लेयर की है जिसके साथ कोई भी यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है
और किसी भी लेयर के साथ यूजर इंटरेक्शन नहीं होती। तो ये क्या होता है, सिर्फ डाटा को एक पाथ प्रोवाइड किया जाता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है इनमें, और इनकी लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे डाटा को प्रेजेंट करना है, ठीक है, कैसे उसे ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, कैसे उसे नेटवर्किंग प्रोवाइड करनी है, कैसे एक डाटा का लिंक दूसरे डाटा के लिंक से बनाना है। लेकिन इसका काम इतना ही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या क्या यूज होता है, कौन कौन सा मैकेनिज्म, हब कहाँ पे यूज होता है, रिपीटर कहाँ पे यूज होता है, क्यों यूज होता है, इस सभी पॉइंट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन हर जो है पेपर है उसमें आता ही आता है। तो क्या हो गया, मान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम सेशन लेयर में आई है, तो डाटा क्या होगा, सबसे पहले यूजर सेंड करेगा। सबसे पहले क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मान लो, तो सबसे पहले यूजर क्या करेगा, ऐप के थ्रू डाटा सेंड करेगा, फिर वो डाटा मूव होगा नेक्स्ट लेयर पे, प्रेजेंटेशन लेयर पे, फिर नेक्स्ट मूव होगा इस लेयर पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर डाउनवर्ड चलता जाएगा, ठीक है, सारे का डाटा यहाँ से यहाँ आएगा। अब फिजिकल लेयर पे आ गया, जब सेंटर साइड सारे का सारा डाटा फिजिकल लेयर पे आ जाता है तो क्या होता है, फिजिकल कनेक्शन के थ्रू वो सेंड किया जाता है किसी रिसीवर साइड, यहाँ पे आपने सेंड करना है, रिसीवर साइड सेंड किया जाता है। तो अब फिजिकल जो है 0 1 0 1 1 0 ऐसी फॉर्म होती है, इसे कोई यूजर समझ नहीं पड़ता, अंडरस्टैंड हम इसे नहीं कर सकते। तो क्या होता है, इसको यूजर रीडेबल बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसको फिजिकल लेयर से डाटा लिंक लेयर में भेजा जाता है, फिर डाटा लिंक लेयर इसको नेक्स्ट सेंड करती है नेटवर्क लेयर के पास, फिर वहां से सेंड किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, और यहाँ से डाटा सेंड किया जाता है सेशन लेयर के पास, सेशन लेयर के बाद उसे प्रेजेंटेशन लेयर के पास पहुंचाया जाता है, और फिर वह क्या होता है, किसी यूजर की एप्लीकेशन में पहुंचाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे आपने फेसबुक पे डाटा सेंड किया था, ठीक है, एफबी पे डाटा सेंड किया, तो यहाँ पे भी एफबी पे डाटा जाएगा, जिस ऐप के थ्रू डाटा सेंड किया है उसी ऐप में ही जाएगा, ठीक है। तो यूजर क्या है, उससे इंटरेक्ट करेगा। तो ऐसे इसका मतलब क्या है कि हम आर्किटेक्चर कह सकते हैं, ये ओएसआई लेयर का आर्किटेक्चर मॉडल है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई तो इसका कनेक्ट यहाँ सेशन से होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो इसका कनेक्ट ट्रांसपोर्ट से, सभी लेयर हैं जो उनका यहाँ पे कनेक्ट होगा। और अगर मान लीजिए किसी भी लेयर में प्रॉब्लम आई, ट्रांसपोर्ट में लेयर में प्रॉब्लम आई है, तो रिसीवर साइड ये डाटा पहले ट्रांसपोर्ट तक मूव करेगा और यहाँ पे जाके इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। उससे पहले या उसके बाद डाटा कहीं भी रुकता है तो ऐसा हो नहीं सकता, ट्रांसपोर्ट लेयर पर ही आके रुकेगा और यहीं पर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होगा, अगर प्रेजेंटेशन लेयर पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है तो रिसीवर साइड उसे प्रेजेंटेशन लेयर पर ही सॉल्व किया जाएगा, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बाकी लेयर को नहीं पता कि अगर प्रेजेंटेशन लेयर की कोई प्रॉब्लम है तो इनको नहीं पता कि उसे कैसे सॉल्व करना है, यह काम सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर ही करेगी, जिसका काम है वही लेयर करेगी। अब 1 बाय 1 हम इनके ऑल ओवर वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और पहले हम फर्स्ट लेयर से स्टार्ट करेंगे जो कि फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर क्या होती है, कौन सी लेयर है और कैसे वर्क करती है, तो चलिए अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल लेयर के बारे में, और फिजिकल लेयर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उसकी होती है। तो देखिए सबसे पहले है टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी जो है फिजिकल में क्या यूज़ की जाती है, केबल्स यूज़ की जाती हैं एंड कनेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, केबल और कनेक्टर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें डाटा का नेम क्या होता है। देखिए अलग अलग लेयर में डाटा को अलग अलग नाम दिया गया है। वैसे ही फिजिकल लेयर में डाटा को डाटा नहीं बोलते, मैसेज भी नहीं बोलते, पैकेट वगैरह कुछ नहीं बोलते। यहाँ पे डाटा को क्या बोला जाता है, यहाँ पे डाटा को बोला जाता है बिट्स, बिट और बिट्स, ओके। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन मोड कौन सा रहेगा, ट्रांसमिशन मोड मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, इसमें मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी। इनकोडिंग क्या होगी, यहाँ से बिट को सिग्नल में चेंज किया जाएगा, पहले बिट टू सिग्नल एंड सिग्नल टू बिट। तो
तो क्या होगा, बिट से सिग्नल और सिग्नल से बिट में इसे चेंज किया जाएगा। जब इसने अपनी कोई इनकोडिंग करनी है, अपना डाटा सेंड करना है, तो बिट की फॉर्म में सेंड करेगा, और जब उसे ह्यूमन रीडेबल बनाना है तो उसे सिग्नल में चेंज करके उसको भेज देगा। नेक्स्ट है हार्डवेयर। हार्डवेयर इसमें कौन यूज किया जाता है, एक हब यूज किया जाता है और दूसरा है रिपीटर। रिपीटर्स और स्विचेस, ठीक है, ये सभी की सभी टेक्नोलॉजीज हैं, हार्डवेयर है जो इसमें मोस्टली यूज किया जाता है, और हब और स्विचेस जो है मोस्टली ये यूज किए जाते हैं। मोस्टली एक तो हब यूज किया जाता है और एक स्विचेस। रिपीटर्स यहाँ पे कम यूज किए जाते हैं, लेकिन इनका यूज ज़्यादा किया जाता है। तो ये था ऑल ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के बारे में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, क्योंकि यह क्वेश्चन सभी में आएंगे। टेक्नोलॉजी फिजिकल लेयर की अलग होगी, डाटा नेम फिजिकल लेयर का अलग है, तो किसी और लेयर में कुछ और कहा जाता है इनको, ठीक है, कुछ और नाम से जाना जाता है। तो वैसे ट्रांसमिशन मोड इसका और रहेगा। इनकोडिंग भी सभी में अलग अलग तरह की होगी, और हार्डवेयर भी सभी लेयर्स में अलग अलग तरीके से यूज किया जाएगा। तो इन सभी के बारे में अपने अलग अलग पॉइंट्स जो है उनको याद करना है, और यह पॉइंट्स जो है आपको बुक में डायरेक्टली कभी भी नहीं मिलेंगे, तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली गेट कर सकते हो। 1 बाय 1 सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, क्योंकि इसके बारे में पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे हब और स्विचेस और रिपीटर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आप पहले वाली वीडियो में जाके इसको देख सकते हो। अगर आप हब के बारे में डीपली एनालिसिस करना चाहते हो तो आप पहले वाली वीडियो से कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डाटा लिंक लेयर। देखिए डाटा लिंक लेयर क्या करेगी, डाटा लिंक लेयर क्या करेगी, नेटवर्क लेयर से डाटा लेगी, नेटवर्क लेयर से डाटा लेगी और उसे सेंड करेगी फिजिकल लेयर पे, ठीक है, फिजिकल लेयर पे सेंड करेगी। तो नेटवर्क लेयर इसे डाटा अपने तरीके से सेंड करेगी, पैकेट की फॉर्म में सेंड करेगी, और जो डाटा लिंक लेयर में यूज़ किया जाता है उसे पैकेट की फॉर्म में एक्सेप्ट तो किया जाता है, लेकिन उसे चेंज किया जाता है डाटा लिंक लेयर के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि वह पैकेट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, उसको डायरेक्टली आगे सेंड नहीं कर सकती। तो क्या करेगी, यहाँ से डाटा पहले लेगी और फिर उसे क्या करेगी, फिजिकल लेयर को देगी। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डाटा लिंक लेयर की यही है। मेन काम क्या है, यही काम है कि अपनी ऊपर वाली लेयर से डाटा लेती है और अपनी नीचे वाली लेयर को सर्व करती है। नेक्स्ट क्या होगा, डाटा सेंड फ्रॉम। डाटा कहाँ से सेंड किया जाएगा, डाटा सेंड फ्रॉम इन, डाटा सेंड फ्रॉम नोड टू नोड भी कह सकते हैं, नोड टू नोड, या फिर होप टू होप, होप टू होप डिलीवरी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई राउटर और रिपीटर जो भी यूज़ करना है, और यहाँ पे कोई भी नेटवर्क है 2, ये नेटवर्क 1 है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नोड टू नोड डिलीवरी करना, कि इस नेटवर्क से डाटा लेना और इस नेटवर्क को देना। यहाँ पे कितने भी पीसी हो सकते हैं, लेकिन वह उन पीसी से रिलेट नहीं करता, सिर्फ नेटवर्क से रिलेट करता है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि नोड टू नोड डिलीवरी है, ठीक है। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में एंट्री करवाने की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसको यह नहीं पता कि अब डाटा कहाँ पे जाएगा। यहाँ से डाटा इसने लिया, नेक्स्ट इसे दे दिया, और इसके बाद इसे नहीं पता कि ये डाटा को किस नेटवर्क पे सेंड करेगा, ठीक है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी हुई, नोड टू नोड हुई, क्योंकि पहले डाटा एक नोड से दूसरे नोड पे जाएगा, फिर उस नोड से नेक्स्ट नोड पे जाएगा, फिर उस नोड से किसी और नेटवर्क में जाएगा, और फिर फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचाने की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट है एड्रेस यूज। इसमें मैक एड्रेस यूज किया जाता है और आईपी एड्रेस, दोनों यूज किए जाते हैं, ठीक है। मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल। देखिए फ्लो का कंट्रोल इसमें किया जाता है, क्योंकि डाटा कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारा डाटा एक ही नोड पे सेंड होने लगता है। तो फ्लो क्या होता है कि सेंडर है जो इतना सारा डाटा सेंड कर देता है कि रिसीवर की उतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो रिसीवर उतना फास्ट नहीं होता। तो क्या करना पड़ता है, उसके फ्लो को कंट्रोल करना पड़ता है कि उतना ही डाटा नेटवर्क में एंटर हो जितना कि हैंडल किया जा सके, उसे हम फ्लो कंट्रोल कहते हैं।
तो फ्लो कंट्रोल के बारे में हम एल्गोरिथम भी यूज किए जाते हैं इसमें, जैसे स्टॉप एंड वेट एल्गोरिथम, ठीक है, सिलेक्टिव रिपीट एंड गो बैक एन। ये सारे के सारे एल्गोरिथम है जो कि डाटा लिंक लेयर अपने फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज करेगी। नेक्स्ट है एरर कंट्रोल। देखिए, अगर डाटा में कोई ना कोई एरर आती है तो उसे भी कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डाटा लिंक लेयर की। यहाँ पे दो मेथड यूज होते हैं, एक तो CRC होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, और दूसरा होगा चेकसम। ठीक है, दो एरर कंट्रोल के एल्गोरिदम होते हैं, लेकिन इस लेयर में जो डाटा लिंक लेयर है इसमें सिर्फ CRC यूज किया जाता है। जो चेकसम है इसे ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर में एरर डिटेक्शन के लिए चेकसम यूज किया जाता है, और एरर डिटेक्शन के लिए डाटा लिंक लेयर में किसे यूज किया जाता है? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको इसे याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है डाटा टाइप। देखिए, जो डाटा सेंड होगा, जैसे कि फिजिकल लेयर में डाटा सेंड होता है 1010 की फॉर्म में सेंड होता है, ठीक है, काफ़ी लंबा, मतलब एक एक बिट को सेंड किया जाता है, फिर ये बिट सेंड होगी, फिर ये बिट सेंड होगी, ठीक है। तो इसे काम करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक एक बिट को सेंड करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें क्या होता है कि फ्रेम बनाया जाता है, काफ़ी सारे बिट्स को क्या कर लिया जाता है? मर्ज कर लिया जाता है, जैसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एक फ्रेम बना दिया जाता है। नेक्स्ट कुछ बिट्स हैं उनका एक अलग से फ्रेम बनाया जाता है, और फिर फ्रेम को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या किया जाता है? ट्रांसमिट किया जाता है। और इस जो फ्रेम होता है इसमें एक हेड यूज किया जाता है और एक टेल यूज किया जाता है, जो कि बताएगा कि जहाँ से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से फ्रेम एंड हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जब दूसरा फ्रेम आएगा तो उसका अपना एक हेड होगा, ठीक है, और अपना एक टेल होगा। तो यह बताएगा कि यहाँ पे अब दूसरा फ्रेम आ गया है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है और यहाँ पे इसका एंड होगा। तो इस तरह से डाटा को यूज किया जाता है, ठीक है। तो यह थी ऑल ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डाटा लिंक लेयर। मिल जाएगी, आप computermock.blogspot.com पे लिंक क्लिक करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसके सारी की सारी PDF ले सकते हो। और ये 1 बाय 1 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसका हम कंपैरिजन भी करेंगे। एंड में सभी के सभी लेयर का कंपैरिजन करेंगे, सभी लेयर्स का डाटा टाइप, एरर कंट्रोल, सभी एक एक पॉइंट के बारे में हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ से हमको डीपली और लास्ट मिनट एनालिसिस मिलेगा। नेक्स्ट हम नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क लेयर के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, नेटवर्क लेयर के बारे में डिस्कस करने से पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताना भूल गई थी, एक्सेस कंट्रोल का है। जो डाटा लिंक लेयर में एक्सेस को भी कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करने का मतलब है कि जो प्रोसेसिंग ऑफ डाटा है उसे दो मेथड होते हैं, इसके दो मेथड होते हैं। एक तो एक्सेस को कंट्रोल किया जाता है CSMDCD, और एक होता है अलोहा प्रोटोकॉल। अलोहा प्रोटोकॉल 2 टाइप्स का होता है, स्लॉटेड अलोहा होता है एक तो स्लॉटेड, और एक होता है प्योर अलोहा। इसके दो मेथड है जिसके बारे में हम किसी न किसी वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे। और एक मेथड जो है CSMD, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, CSMACD, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन मेथड, ठीक है। इसमें कोलिजन को डिटेक्ट किया जाता है लेकिन अवॉइड नहीं किया जाता, ठीक है। इसको ढूंढा जाता है लेकिन इसे अवॉइड नहीं किया जाता। एक है इसके बारे में लोहा, और इसके 2 टाइप्स, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में एक एक वीडियो में आपको अलग से बना के दूंगी, जिसके बारे में अलोहा को डीपली बताया गया होगा और CSMACD को भी बताया गया होगा। तो एक्सेस कंट्रोल जो है वो भी डाटा लिंक लेयर में की जाती है। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस पर स्टार लगाना चाहूँगी और आपको इसको कभी भी करना भूलना नहीं है। तो चलिए, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेटवर्क लेयर के बारे में। तो देखिए, नेटवर्क लेयर में क्या होता है। नेटवर्क लेयर क्या करती है, अपनी अपर लेयर से डाटा लेगी और अपनी लोअर लेयर को यह डाटा जो है सर्व कर देगी। तो किससे लेगी? इसके ऊपर वाली लेयर होती है ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट लेयर से यह डाटा लेगी। तो डाटा किस में आ जाएगा? नेटवर्क लेयर में आ जाएगा। और नेटवर्क से डाटा किसको सेंड किया जाएगा? डाटा
लिंक लेयर को सर्व किया जाएगा। इससे डाटा रिसीव किया जाएगा और इससे सेंड किया जाएगा। ठीक है, ये मैं इसके आर्किटेक्चर में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अपनी ऊपर मोर जो लेयर है उससे डाटा लिया जाता है और नेक्स्ट लेयर को सर्व किया जाता है। ठीक है, तो डाटा सेंड, देखिए जो हमारी डाटा लिंक लेयर थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हुक टू हुक डिलीवरी की, और नोड टू नोड भी हम उसे बोल सकते हैं। लेकिन जो इसमें डाटा सेंड किया जाता है यह मशीन टू मशीन किया जाएगा, मशीन टू मशीन डाटा सेंड किया जाएगा, जब हम इसे सोर्स टू डेस्टिनेशन भी बोल सकते हैं। डेस्टिनेशन मतलब कि किसी मशीन पे अगर आपने मोबाइल से डाटा सेंड किया तो आपका जो फ्रेंड है वो मोबाइल पे ही डाटा को रिसीव करेगा। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि एक मशीन से दूसरी मशीन पे डाटा कैसे सेंड करना है। जब मान लीजिए आपने अपने फ़ोन से मेल की और उसने किसी को अपने पीसी पे रिसीव किया तो उसका जो व्यू है वो किस स्टाइल का होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? नेटवर्क लेयर इसको कंट्रोल करेगी कि अगर एक मशीन से डाटा गया तो रिसीवर की मशीन पे उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क लेयर की होती है। नेक्स्ट है एड्रेस यूज। यहाँ पे सिर्फ आईपी एड्रेस यूज़ किया जाता है जिसे हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, और मैक एड्रेस को फिजिकल लेयर का नाम दिया जाता है। यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि आईपी एड्रेस का दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलोगे कि लॉजिकल एड्रेस, और मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस बोला जाता है। नेक्स्ट है राउटिंग। देखिए इसमें रूट चूज किया जाता है तो राउटर यूज किए जाएंगे। पहली बात तो यह, जैसे ब्रिज यूज किया जाता है, हब यूज किया जाता है, रिपीटर यूज किए जाते हैं। तो नेटवर्क लेयर में क्या कौन सा मैकेनिज्म और कौन सा हार्डवेयर हम कह सकते हैं कि यूज किया जाएगा? राउटर यूज किया जाएगा इसमें, राउटर। और राउटिंग को हैंडल करने के लिए एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं, जैसे RIP मोस्टली यूज्ड इन नेटवर्क लेयर। RIP का मतलब होता है राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये वाला जो RIP है उसे यहाँ पे यूज किया जाएगा। फ्रेगमेंटेशन भी इसमें की जाती है क्योंकि डाटा जो आता है वह पैकेट में आता है, मतलब नेटवर्क लेयर में जो डाटा होता है वह पैकेट की फॉर्म में होता है। तो पैकेट क्या होते हैं? जब बहुत सारे फ्रेम हैं, ये F1 है, F2 है, F3 है, ठीक है, इसको एक जोड़ के इसका एक पैकेट बना लिया जाता है। तो नेटवर्क लेयर में जो डाटा मूव करता है वो पैकेट की फॉर्म में करता है जिसमें बहुत सारे फ्रेम्स ऐड होते हैं। तो अब भी इसका काम क्या होगा कि इसको फ्रेगमेंट करना, इस डाटा को तोड़ना और फ्रेम की फॉर्म में सेंड करना, क्योंकि जो नेक्स्ट लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, वह डाटा पैकेट की फॉर्म में रिसीव नहीं करती क्योंकि वो इसे एक्सेप्ट नहीं करती। तो पहले तो नेटवर्क लेयर उससे डाटा लेगी, ठीक है, नेटवर्क लेयर में आएगा, नेटवर्क लेयर में डाटा पैकेट की फॉर्म में आएगा। तो पैकेट को फिर वो ब्रेकअप करेगी, ब्रेकअप करने के बाद उसे क्या करेगी? फ्रेम में सेंड करेगी, क्योंकि छोटा छोटा जो मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स में डाटा सेंड करेगी। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेम्स जो है नेक्स्ट लेयर एक्सेप्ट नहीं करती, इसीलिए। नेक्स्ट है कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल में क्या किया जाता है? कंजेशन कंट्रोल में ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें क्या यूज किया जाता है? कंट्रोल द ट्रैफिक। ठीक है, यहाँ पे डाटा की ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा। ये यहाँ पे कंजेशन कंट्रोल में हम एक लीकी बकेट और नेक्स्ट जो है टोकन बकेट। ये दो एल्गोरिथम है जिसके बारे में हम डीपली एनालिसिस करेंगे। तो ये दो एल्गोरिथम जो है मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कौन सा एल्गोरिथम कैसे काम करेगा, कौन सा कैसे करेगा। एक बार आप सिर्फ ने इतना याद रखना है कि कंजेशन कंट्रोल के एल्गोरिथम कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी? अपनी अपर मोस्ट लेयर से डाटा लेगी। तो इसकी अपर जो लेयर है वो कौन सी होती है? सेशन लेयर। तो ये क्या करेगी? सेशन लेयर से डाटा लेगी। तो डाटा किस में आ जाएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर में आ जाएगा। और किसे सेंड करेगी? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर से वह डाटा सेंड करेगी अपनी
लोअर लेयर को, और इससे लोअर लेयर कौन सी होती है, नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर को डाटा देगी। सबसे पहला काम तो इसका ये हुआ कि किससे डाटा रिसीव करेगी और किससे डाटा देगी। तो नेक्स्ट देखिए काम कौन सा, नेम ऑफ डाटा इन ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसे ही हमने पैकेट के बारे में डिस्कस किया कि नेटवर्क लेयर में डाटा को पैकेट बोलते हैं, और जो डाटा लिंक लेयर है उस लेयर में डाटा को क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, और फिजिकल लेयर में बिट बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा को सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट्स। ठीक है, तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट का मतलब होता है कि डाटा को फ्रेम, बहुत सारे फ्रेम को जोड़ के, बहुत सारे पैकेट्स को जोड़ के एक सेगमेंट बनाना। ठीक है, यहाँ से सेगमेंट्स बोलेंगे। और प्रोटोकॉल देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, हर एक एग्जाम के इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रोटोकॉल कौन से होते हैं जो इस लेयर में यूज किए जाते हैं, तो एक तो टीसीपी है और दूसरा है यूडीपी। ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल इस लेयर में यूज किए जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रोटोकॉल हैं। और टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और यूडीपी का मतलब होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो आपको इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, आपने इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा किस लेयर में यूज़ होते हैं। वैसे इसका यूज़ किस में होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में ही होता है। नेक्स्ट है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल इसमें किया जाता है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो नेटवर्क लेयर थी उसमें हम एरर कंट्रोल के लिए सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक का यूज़ करते थे एल्गोरिथम का। तो इसमें कौन सा यूज़ किया जाएगा, चेकसम। इसमें चेकसम का यूज़ किया जाएगा, जो कि एक एरर कंट्रोल एल्गोरिथम हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कंजेशन कंट्रोल। वही है जिनके लीकी बकेट होता है, टोकन बकेट होता है, एसआरएस होता है। ठीक है, तो इसको हम कंजेशन को कंट्रोल, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल पर्पस। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल। नेक्स्ट आ गया फ्लो कंट्रोल। देखिए, फ्लो को कंट्रोल तो किया जाना चाहिए, अगर फ्लो ही कंट्रोल नहीं होगा तो डाटा रिसीव कैसे हो पाएगा, और अगर रिसीव नहीं होगा तो सेंड होने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो फ्लो को कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम गो बैक एन का यूज करते हैं, गो बैक एन, सिलेक्टिव रिपीट। ओके, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो फ्लो कंट्रोल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्लो कंट्रोल का एक मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगी। नेक्स्ट है प्रोसेस। तो इसमें प्रोसेस कैसे करेगा डाटा, मल्टीप्लेक्सिंग की जाएगी, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। देखिए, मल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सिंग है जो, इसका यूज दो लेयर में किया जाता है। एक तो ट्रांसपोर्ट लेयर में मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग की जाती है, और नेक्स्ट इसका यूज फिजिकल लेयर में भी किया जाता है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है, कौन कौन सी लेयर में मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग की जाती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये था ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट हम सेशन लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले कि ये किससे डाटा रिसीव करेगा और किससे लेगी ये। ठीक है, तो इसके ऊपर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, प्रेजेंटेशन। तो जो है अपना डाटा प्रेजेंटेशन लेयर से लेगी, और डाटा किस में आ जाएगा, सेशन लेयर में आ जाएगा, और फिर सेंड करेगी अपनी लोअर लेयर को। जो लोअर लेयर होती है वो होती है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को डाटा सेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन। ठीक है, अथॉरिटी जिससे होती है उसे हम ऑथोराइजेशन बोलते हैं। जैसे मैं किसी की भी आईडी को डायरेक्टली जो है एक्सेस नहीं करती, तो मुझे उसकी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो इसे हम ऑथोराइजेशन बोलते हैं। और ऑथेंटिकेशन क्या होती है, ऑथेंटिकेशन होती है कि उसकी चेकिंग करनी, उसे वेरीफाई करना, वेरीफाई। ठीक है, जब किसी को भी वेरीफाई किया जाता है तो उसे ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। और ऑथोराइजेशन क्या होती है कि उसको उसकी अथॉरिटी है या नहीं, अथॉरिटी प्रोवाइड करना, अथॉरिटी चेक करना। ठीक है, तो जब भी हम किसी की मेल आईडी को या किसी भी आईडी को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे हमसे पासवर्ड पूछा जाता है, तो वही है ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन।
नेक्स्ट है रीस्टार्टेशन। इसका मतलब है कि जैसे हम कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमको रीस्टोर का ऑप्शन मिलेगा अगर हम डायरेक्टली पीसी को बंद कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम जब भी अपना क्रोम ब्राउज़र है या कोई भी ब्राउज़र है उसे ऑन करेंगे तो वहाँ पे हमें रीस्टोर का ऑप्शन मिलेगा। और रीस्टोर का ऑप्शन होता है कि जहाँ से हमने काम बंद किया था वहाँ से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो रीस्टार्टिंग नहीं होगी। अगर रीस्टार्टिंग होगी तो क्या होगा, लास्ट एक्शन जो हमने परफॉर्म किया था वह हमें नहीं शो होगा। उससे पहले स्टार्टिंग से हमें सभी के सभी जो है टास्क को परफॉर्म करके उस पॉइंट पे आना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेशन बीन्स। देखिए सेशन बीन्स क्या होते हैं। सेशन बीन्स में टाइम आउट जो होता है उसके बारे में, लेकिन देखिए जैसे हमें कोई भी प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है, प्रोसेसिंग चलती आती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ से प्रोसेसिंग के उसके बाद प्रोसेसिंग का के होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पे हमको एक मैसेज आ जाता है कि टाइम आउट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद प्रोसेसिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। तो टाइम आउट का मतलब है कि हम अपनी प्रोसेसिंग दोबारा से स्टार्ट करें। तो इसे हम सेशन बीन्स बोलते हैं जब हम टाइम आउट के बारे में कोई ना कोई नॉलेज लेनी चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चेक पॉइंट। देखिए चेक पॉइंट क्या होता है, लेकिन जैसे देखिए हम अपने फ़ोन में कोई ना कोई सॉन्ग है जो उसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने सॉन्ग स्टार्ट किया, मान लीजिए सॉन्ग चल रहा है और इतना मान लीजिए 2 मिनट तक का सॉन्ग चला और उसके बाद हमने यहाँ पे इससे क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। तो जब भी हम अपने फ़ोन में नेक्स्ट इसे यहाँ से ही ऑन करेंगे तो चेक पॉइंट क्या होता है। चेक पॉइंट ये देखेगा कि यह सॉन्ग कहाँ पे बंद किया गया था, उसके बाद उसे यहाँ से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसे हम चेक पॉइंट बोलते हैं। और वेबिनर क्या होता है, देखिए कई बार हम कोई ना कोई मूवी देख रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी साउंड पहले आ जाती है और एक्शन बाद में परफॉर्म होता है। जहाँ एक्शन पहले परफॉर्म हो जाता है और उसकी साउंड बाद में आती है तो वेबिनर उसे बोलते हैं जब इस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। वॉइस और एक्शन को जब कंट्रोल किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेबिनर, ठीक है। आप इससे भी याद रखना है। नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, जब किसी भी प्रोसेसिंग के लिए एक कॉमन क्लॉक यूज़ किया जाता है तो हम उसे सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। जब अलग अलग के प्रोसेसिंग के लिए 2 या 2 से ज़्यादा या जितनी प्रोसेसिंग है उतनी टाइम क्लॉक यूज़ किए जाते हैं उसे हम असिंक्रोनस बोलते हैं, ठीक है। तो सिंक्रोनस क्या होता है, इसमें एक सेम क्लॉक है जो उसका यूज़ किया जाएगा प्रोसेसिंग में, ठीक है। एक क्लॉक को सभी प्रोसेसर शेयर कर लेंगे। फ्लो कंट्रोल भी इस लेयर में किया जाता है। तो नेक्स्ट हम 6th लेयर के बारे में, जो कि प्रेजेंटेशन लेयर है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था सेशन लेयर के बारे में कि सेशन लेयर में डाटा को क्या बोला जाता है, मैसेज। इन सेशन लेयर डाटा नेम क्या है, डाटा नेम है मैसेज। तो सेशन लेयर में डाटा को मैसेज बोला जाता है। और सेम प्रेजेंटेशन लेयर में भी डाटा को मैसेज ही बोला जाता है और सेशन लेयर में भी मैसेज बोला जाता है। नेक्स्ट है कोड कन्वर्जन। इस लेयर में क्या होता है, कोड कन्वर्जन होती है। अस्काई कोड से EBCD कोड है उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। दोनों के दोनों कोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। EBCD के एक 8 बिट कोड है और अस्काई एक 7 बिट कोड है। ऐसे क्या है, इसको आपको पूछा भी जा सकता है, स्काई कितने बिट कोड है और EBCD का कितने बिट कोड होता है। नेक्स्ट है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का मतलब होता है कि डाटा को लॉक करना, फिर उसे सेंड करना और रिसीवर ही उसे खोल पाए और कोई और उसे ओपन करके देख ना पाए। तो क्या होता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जाती है डाटा की। जैसे आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा कि आपको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का मैसेज आता होगा, ठीक है। और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे की जाती है, कौन कौन सी कीज़ हैं, पब्लिक और प्राइवेट कीज़ होती है जो इसमें यूज़ की जाती है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने के लिए, इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगी जिससे आपको इसके बारे में डीपली नॉलेज मिल जाएगी। और नेक्स्ट है कंप्रेशन। देखिए कंप्रेशन में क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए प्रेजेंटेशन का मेन काम क्या है, किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे प्रेजेंट करवाना, ठीक है, उसको शो करवाना। तो शो करवाने के लिए कंप्रेशन तो करनी पड़ेगी,
कंप्रेशन का मतलब तो क्या होता है कि देखिए ये मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी में यहाँ पे कोई डाटा पड़ा है और यहाँ पे कोई होल है, फिर से डाटा पड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे डाटा पड़ा है और इतना सारा होल फिर से डाटा पड़ा है, तो ये वाली जो स्पेस है ये वेस्ट हो रही है। अगर हम इसे कंप्रेशन कर देंगे तो क्या होगा, ये सारे का सारा डाटा शिफ्ट कर दिया जाएगा और इस वाली स्पेस को जोड़ के एक और स्पेस बना दी जाएगी जहाँ पे डाटा हम डाल सकते हैं, डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, तो इसे हम कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, कि जो अनयूज्ड स्पेस है, जिसके छोटे छोटे पार्ट हैं जिस पे डाटा सेट मतलब कि हम सेव नहीं कर सकते, तो उससे जोड़ के उसे शिफ्ट करके एक ऐसी मेमोरी स्पेस बनाई जाए जिसको यूज़ किया जा सके, तो उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लास्ट लेयर के बारे में, जिसे हम एप्लीकेशन लेयर भी बोलते हैं। Application layer is the uppermost layer of OSI model also and TCP/IP model also. Okay, so TCP/IP लेयर में इसका बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन OSI मॉडल में ये लेयर का क्या काम है इसके बारे में अब अभी डिस्कस करेंगे। TCP/IP मॉडल में हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन लेयर क्या काम करेगी। ठीक है, तो देखिए रिसीव किससे करेगी डाटा और सेंड किससे करेगी। रिसीव करेगी किसी यूज़र से, जैसे यूज़र है किसी भी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, तो यह एक मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक ही लेयर है जो कि यूज़र के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकती है। ठीक है, यूज़र इस लेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है और ये डाटा सेंड किससे करती है, तो डाटा यूज़र से लेती है तो किस में आ जाएगा, एप्लीकेशन लेयर में आ जाएगा, और एप्लीकेशन लेयर से डाटा अपनी लोअर लेयर जो है प्रेजेंटेशन लेयर है उसे दे देगी। ठीक है, इसकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है। दूसरा काम है कि इसमें डाटा का नेम क्या होता है, इसमें डाटा का नेम होता है मैसेज। 3 लेयर है जिसमें डाटा को मैसेज के नाम से जाना जाता है। पहली लेयर है एप्लीकेशन, दूसरी है ट्रांसपोर्ट और तीसरी सेशन। इन तीनों लेयर में डाटा को मैसेज के नाम से ही जाना जाता है। बाकी लेयर में किसी में हम इसे पैकेट बोलते हैं, किसी में सेगमेंट, फ्रेम बोलते हैं, ठीक है, बिट्स बोलते हैं, ऐसे ऐसे हम इसके नाम देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, कौन कौन से वर्क हैं जो इस लेयर से किए जाते हैं। मेल सर्विस की जाती है इसमें, मेल सर्विस। ठीक है, मेल सर्विस में हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, पॉप, SMTP, माइन, ये सभी के सभी प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और मल्टीपल इंटरफेस एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, माइन क्या होता है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसकी सही फुल फॉर्म है। तो इस लेयर में इसका यूज़ किया जाता है प्रोटोकॉल का, जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP/IP और UDP का यूज़ किया जाता था। और इसमें क्या काम किया जाता है, फाइल को एक्सेस किया जाता है, फाइल को एक्सेस करती है ये लेयर। फाइल को एक्सेस करने के लिए FTP का यूज़ किया जाता है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इस लेयर में प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल्स का भी इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। ठीक है, इसमें क्या होता है, डाटा को वर्चुअली किसी ना किसी टर्मिनल पर एंड टू एंड जो है डिलीवरी इसमें की जाती है। कि देखिए क्या होता है, पहले डाटा किसी नेटवर्क में आएगा, नेटवर्क के आने के बाद किसी मशीन पे आएगा, मशीन के आने के बाद किसी डेस्टिनेशन पे जाएगा, डेस्टिनेशन के बाद वह पर्टिकुलर ऐप में आएगा। तो इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ऐप में डाटा सेंड करने की जिससे किसी यूज़र ने डाटा सेंड किया था। जिस सेंडर जिस ऐप को यूज़ कर रहा है, रिसीवर के उसी ऐप पे डाटा सेंड मतलब रिसीव करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एप्लीकेशन लेयर की। ठीक है, so today we will discuss about the OSI model and all the workings of and layers of and all the working of its layers. So now you can get study material from the description box of this video and click on computermock.blogspot.com and please subscribe my channel. Thank you so much.